कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली भारत आते हैं, विभिन्न संघर्षों के बाद वो स्थापित होने का प्रयास करते हैं और स्थापित भी हुए। कुछ क्षेत्रों में इन लोगों ने अपना अधिकार भी कायम कर लिया, जो काफी समय के बाद भारत के अधीनस्थ आया। इन सब चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे विदेशी आते हैं व्यापार के उद्देश्य, अर्थात दूसरे यूरोपीय आते हैं व्यापार के उद्देश्य। कौन आते हैं? पुर्तगालियों के बाद द्वितीय आने वाले जो यूरोपीय थे वो डच थे। आज हम लोग इस क्लास में इन डचों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। ये डच जो है पुर्तगालियों के बाद आए थे, ये कंपनी नहीं स्थापित कर पाए थे। अगर ये बात करें कि पुर्तगालियों के बाद कंपनी स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगालियों के बाद कंपनी स्थापित करने में सफलता अंग्रेजों ने प्राप्त की, लेकिन आने के क्रम में दूसरे नंबर पे ये डच थे। डच आते हैं और ये कैसे आते हैं? 1595-96 ईस्वी में, 1595-96 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, डच के निवासी थे। तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड या इनको नीदरलैंड का निवासी कहा जाता था। ये वहां के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के। तो ये कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जब ये हॉलैंड से चलते हैं तो सबसे पहले किधर जाते हैं? तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया क्षेत्र में पहुंचते हैं। इंडोनेशिया क्षेत्र में पहुंचते हैं और इस इंडोनेशिया क्षेत्र में ये लोग मसाले का व्यापार शुरू करते हैं। किसका? मसाले का व्यापार ये लोग शुरू करते हैं। मसाले का व्यापार क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि उस समय इसकी मांग काफी अच्छी थी, इस पर काफी अच्छा मुनाफा था। ये मसाले का व्यापार सर्दियों में जो यूरोप वाले थे मसाले का अत्यधिक प्रयोग करते थे। मसाले का अत्यधिक प्रयोग इसलिए करते थे कि वहां पर सर्दी अत्यधिक होने के कारण मीट और मांस में ये लोग मसाले का प्रयोग करके खाते थे। वैसे डच तो आ गए थे 1595-96 में अपने देश से जो व्यापार के उद्देश्य से निकल चुके थे। किसके नेतृत्व में? कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं इंडोनेशिया या अन्यत्र तरफ, ये लोग पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से निकलते हैं, तो ये लोग विभिन्न समूहों में थे, विभिन्न समूहों में विभक्त होकर जो है ये लोग व्यापार कर रहे थे। सरकार को ये लगा कि अगर ये लोग एकत्रित होकर व्यापार करें, एक जगह होकर व्यापार करेंगे, एक समूह में व्यापार करेंगे, तो अच्छी तरह से व्यापार भी होगा और मुनाफा भी अच्छी तरह से कमाया जा सकता है और व्यापार चलाने में या बिजनेस करने में सुगमता होगी। इन सभी उद्देश्यों से सरकार ने क्या कहा कि जो आप लोग विभिन्न समूहों में व्यापार कर रहे हैं, अभी एक छाते के नीचे आइए, एक समूह के नीचे आइए, वहीं से आप व्यापार करेंगे। तो सरकार ने क्या किया कि 1602 ईस्वी में जो विभिन्न डच कंपनियां थी उनको मिलाकर एक कंपनी बनाते हैं। कौन सा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक समूह बनाया जाता है, एक संस्था बनाया जाता है। और जो बिखरे लोग हैं जो विभिन्न समूहों में व्यापार कर रहे थे उनको एक छात्र के नीचे किया जाता है। इस बैनर तले सबसे कहा जाता है कि आप इसी बैनर तले बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। अब सरकार ने एक कंपनी का गठन कर दिया, लेकिन इसको जो है क्या किया? अपने अधीनस्थ रखा। अधीनस्थ रखने में क्या इसने किया कि सरकार स्वयं तो इसका देखरेख नहीं कर सकती थी, इसलिए इस कंपनी के देखरेख के लिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की देखरेख के लिए इसने 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बना दिया। सरकार ने क्या कहा कि यही 17 व्यक्ति जो हैं यही कंपनी की देखरेख करेंगे, इन्हीं के निर्देशन में ये कंपनी जो है व्यापार करेगी। साथ में क्या कर सकती है? इन 17 व्यक्तियों को सरकार ने अधिकार दे दिया। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए, कि 21 वर्ष में आप पूर्वी देशों के साथ, भारत या पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता हुई तो आप युद्ध भी कर सकते हैं। ये हम आपको पावर देते हैं कि आप युद्ध भी कर सकते हैं। साथ में अगर कोई जरूरत हो तो आप बिना पूछे हमसे संधि भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? कि जो 17 व्यक्तियों की नियुक्त की थे सरकार ने, उनको ये आदेश दिया कि आप 21 वर्ष के साथ
जो 21 वर्षीय समय हम आपको दे रहे हैं, इस बीच में आप व्यापार भी कर सकते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो आप युद्ध भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। और क्या हुआ, जब कंपनी का गठन हुआ, सरकार ने जब इसको एक समूह में बांधा पिरोया और बिजनेस करने के लिए इनसे क्या कहा, उस समय इनकी जमा पूंजी कितनी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की जमा पूंजी कितनी थी, तो ये 65 लाख गिल्डर था। 65 लाख गिल्डर से इन लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। गिल्डर वहां की जो मुद्रा है, जो नीदरलैंड या हालैंड था, वहां की मुद्रा गिल्डर थी। तो ये 65 लाख गिल्डर लेके ये लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं। अब कंपनी का गठन हो गया, इनका एक सेना नायक आता है, डच नौसेना नायक, उसका नाम था बादेर हेग। ये सूरत और मालाबार क्षेत्र में प्रयास किया फैक्ट्री स्थापना की। किसमें? सूरत क्षेत्र में भी और मालाबार क्षेत्र में भी प्रयास किया कि हमारी एक फैक्ट्री स्थापित हो जाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों जगहों पर बादेर हेग ये असफल होता है। असफल होने के बाद भी ये प्रयास जारी रखता है और क्या इसमें सफलता इसको मिलती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में एक स्थान है मुसलीपट्टम में ये प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होता है। पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई, किसकी? डचों की। और यहां कहां पर? ये मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में इसने फैक्ट्री स्थापित कर दी। यहां से एक पेपर में प्रश्न निकलता है कि जो डचों के फैक्ट्रियों का प्रमुख होता था, डचों के जो फैक्ट्री इसका प्रमुख होगा, तो उस प्रमुख को क्या कहते थे? डचों के फैक्ट्रियों के प्रमुख को जो है फैक्टर कहते थे। डचों ने 1605 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता पाई। उसके बाद इन लोगों का हौसला बढ़ जाता है। इन लोगों ने क्या किया कि चंद्रगिरी के राजा से बातचीत शुरू कर देते हैं। चंद्रगिरी का राजा, उससे बातचीत करते हैं, आखिर में समझौता होता है। समझौता कब होता है? 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा और डचों के बीच 1610 ईस्वी में समझौता होता है। समझौते के तहत इन लोगों को ये कहा जाता है, डचों को, कि आप पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने पुलिकट में भी एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। अब इनको बैठने का जगह मिल गया पुलिकट में, चूंकि राजा से समझौता भी हो चुका था। अब बैठ गए तो पैर भी फैलाएंगे। देखते हैं हम कैसे पैर फैला रहे हैं। चंद्रगिरी के राजा से 1610 ईस्वी में समझौते के बाद फैक्ट्री स्थापित कर दी। साथ में इसी पुलिकट को इन लोगों ने अपना मुख्यालय भी बना दिया। डचों का प्रथम मुख्यालय कहां पर स्थापित होता है? तो 1610 ईस्वी में पुलिकट को इन लोगों ने मुख्यालय बना दिया। अब जब मुख्यालय बना दिया तो वहां से शासन, जो संचालन था, जितने भी कार्रवाइयां होती थी इसी स्थान से होती थी। और साथ में इन लोगों ने व्यापार के लिए इसी स्थान से एक सिक्का भी डाल दिया। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि सिक्का जो इन लोगों ने डचों ने ढाला था उसका नाम था पैगोडा। ये पूछता पेपर में कि ये पैगोडा सिक्का कहां पर ढाले थे, तो डचों ने पुलिकट में ही पैगोडा, अपने सोने का सिक्का है। सिक्का किसका है? ये सोने का सिक्का है, स्वर्ण का सिक्का है डचों का, उसका नाम पैगोडा है। ये कहां से ढाले? तो ये पुलिकट में ही ढाले थे। अब विभिन्न डच कंपनियों की स्थापना के बाद इन लोगों ने सोचा कि ये बंगाल, उस समय जो काफी समृद्ध था, वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने की चाहत लेके बंगाल पहुंचते हैं। इन्हें सफलता कब मिलती है बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने में? 1627 ईस्वी में ये बंगाल में भी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होते। कहां? पीपली नामक स्थान पे। 1627 ईस्वी में डचों ने बंगाल में पीपली नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसके आगे क्या, जब इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित कर दी तो इनका हौसला और बढ़ता है। इन लोगों ने क्या किया? 1653 ईस्वी में, 1653 ईस्वी में हुगली के निकट, हुगली कहां? पश्चिम बंगाल। हुगली के निकट, यह है कहां? यह पश्चिम बंगाल में, ये हुगली पश्चिम बंगाल। हुगली के निकट कौन सा स्थान है? चिनसुरा में इन्होंने क्या किया कि कोठी भी स्थापित कर दी। रहने के लिए जो कोठियां होती है बड़ी बड़ी, उन लोगों ने कोठी भी स्थापित कर दी। यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि जो 1653 ईस्वी में चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की, उसको कहते क्या थे? तो उसको गुस्तासो फोर्ट कहते थे।
उसको गुस्ताफुस फोर्ट कहा जाता था। डचों ने विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित कर ली। बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो है वो उसमें अपनी कोठी भी स्थापित कर ली, व्यापार भी अच्छा खासा कर रहे थे। तो औरंगजेब ने देखा कि ये व्यापार इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इससे इनसे कुछ ऐसी बाध्यता रखी जाए जिससे हमारा भी कुछ मुनाफा हो। इस सब उद्देश्यों से औरंगजेब ने क्या किया कि 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या जारी किया? डचों से कहा कि इसने कहा कि अगर आप 3.5% वार्षिक चुंगी दे दें, एक वर्ष में 3.5% एक मुफ्त जमा कर दे। क्या? वार्षिक चुंगी अगर आप 3.5% जमा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? बंगाल और बिहार, साथ में उड़ीसा में भी आप व्यापार कर सकते हैं। एक कितना हमको देना है? 3.5% यदि आप दे देते हैं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप व्यापार कर सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया? डचों ने क्या किया कि 1690 ईस्वी में डचों ने अपना मुख्यालय ही पर चेंज करने का, बदलने का सोचा। उन्होंने क्या कहा कि अब हम जो पुलिकट 1610 ईस्वी में पुलिकट की स्थापना किए थे, 1610 ईस्वी में पुलिकट को इन लोगों ने मुख्यालय बनाया था। लेकिन 1690 आते आते इन लोगों को ये लगा कि पुलिकट से हमको मुख्यालय बदलना चाहिए। अब मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? नेगापट्टम। क्योंकि नेगापट्टम में क्योंकि ये पुलिकट से व्यापार करना इनके लिए कठिन हो रहा था। तो इसलिए इन लोगों ने 1690 ईस्वी में अपना मुख्यालय बदल दिया। कहां कर दिया? नेगापट्टम को अपना मुख्यालय बनाया। अभी तक जितने भी कंपनी आई, स्थापित हुई, या जितने भी विदेशी आए व्यापार करने के उद्देश्य से, यूरोपीय आए, उन लोग अत्यधिक वस्त्र मसाले पर जो है, मसाले को ही अत्यधिक लाभ का व्यापार समझते थे। किसका? मसाले का ही व्यापारी लोग अत्यधिक करते थे। इसी पर काफी मुनाफा कमाते थे। जितने भी विदेशी यूरोपीय आए उन लोगों ने प्रारंभ मसाले का ही व्यापार किया। लेकिन डच आते हैं तो भारतीय वस्त्र को जो है व्यापार का माध्यम बनाते हैं। इस व्यापार के लिए जो है वस्त्र, जो भारतीय वस्त्र थे उनका चयन करते हैं। भारत से भारतीय वस्त्र के निर्यात की वस्तु बनाने वाले कौन थे? वो डच थे। डचों ने मसाले के तो इन लोगों ने कारोबार भारत से कम ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशियाई क्षेत्र से इनको प्रचुर मात्रा में मसाले मिल जाते थे। इन लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम भारतीय वस्त्रों को ले चल के यूरोप में बेचेंगे तो हमको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसलिए भारतीय वस्त्र को इन लोगों ने चयन किया कि हमें जो है भारतीय वस्त्र ले जाके यूरोप बेचना है। ये भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इनका व्यापार बढ़िया चल रहा था। मसाले के साथ साथ ये लोग वस्त्र का भी व्यापार करना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक घटना घटती है जिसे हम कह सकते हैं डचों के लिहाजे से एक दर्दनाक घटना घटती है। कब? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। डचों और अंग्रेजों के बीच एक भीषण संघर्ष होता। कहां पर होता है? बेडरा नामक स्थान पर। ये बेडरा बंगाल में है। वहां पर 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध होता है और इसमें डचों की पराजय होती है। और इस पराजय के साथ ही साथ इनकी शक्ति जो स्थापित थी भारतीय क्षेत्र में धीरे धीरे उखड़ना शुरू होती है। और इसी युद्ध के बाद इनकी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है भारतीय क्षेत्र से। इससे आगे की जो भी यूरोपीय आते हैं, भारत में व्यापार करते हैं, किस तरीके से अपना सत्ता कायम करने का प्रयास करते हैं, हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।